मुफा है। सोमदेव सिंह ने दो शब्द कहे। इससे शिरीन की आंखें हल्की हो गई। मुफा किंवदंतियों में ये एक पौराणिक जानवर था। आधुनिक किंवदंतियों में कुछ ने यह भी कहा था कि ये कुंभ पर्वत का पर्वत देवता भी था। आधुनिक किंवदंतियों में इसे बाघ के शरीर, एक मानव चेहरे और 9 पूंछों के साथ चित्रित किया गया था, लेकिन इस छोटे जानवर का मानव चेहरा नहीं था। शिरीन ने छोटे जानवर के चेहरे को देखा और इस बात की पुष्टि की कि ये वास्तव में एक बाघ का चेहरा था। बस ये बड़ी आंखों, दोहरी पलकों और लंबी पलकों के साथ ज्यादा सुंदर लग रहा था। महाकथाएं इस सब के बाद किंवदंतियां हैं और इस प्रकार आमतौर पर वो सच्चाई से अलग होती हैं। इसीलिए ये स्पष्ट था कि सामने का छोटा जानवर मुफा किंवदंतियों में चित्रित वालों से अलग था। वो मदद नहीं कर सकी और मुफा के छोटे से सर पर थपथपाने लगी, जबकि उसने शिरीन की उंगलियों को चाटना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो अपने दो सामने के पंजों के साथ उसे गले लगा रहा था और सो गया। सोमदेव सिंह, इसमें क्या कौशल है? शिरीन ने उत्साह से पूछा। जैसे कि उसे सोमदेव सिंह से कोई जवाब नहीं मिला, वो खुद को रोक नहीं सकी और उसने देखा कि वो आकाश की ओर देख रही थी, जैसे उसने उसका सवाल बिल्कुल भी नहीं सुना था। शिरीन ने उसी समय आकाश की ओर देखा और चौंक गई, क्योंकि वो काले जंगल में प्रवेश करने के बाद से ऊपर आकाश में कुछ भी देख नहीं सकती थी, लेकिन वो वास्तव में पेड़ों के अंतराल के बीच रोशनी देख सकती थी। नीला आकाश और सफेद बादल, जैसे उज्जवल और धूप वाला दिन हुआ आज। जैसे कि शिरीन ने पहले ही कुछ समय के लिए आकाश नहीं देखा था, तो शिरीन को देखकर खुशी हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ एक सामान्य आकाश देख सकती हूँ। क्या धूप है। वो इतनी खुश थी कि वो घूमना चाहती थी। इसके बाद उसने अपने कंधे पर वजन महसूस किया, क्योंकि सोमदेव सिंह ने उस पर अपना हाथ रखा। छोटी शिरीन, क्या आप आकाश को ऊपर देख सकती हैं? क्या बकवास है ये? वो ऊपर आकाश को क्यों नहीं देख पाएगी? वो बिल्कुल भी अंधी नहीं थी। शिरीन ने उसे देखा और उसके कंधे पर रखा भेड़िए का पंजा नीचे फेंकना चाहा, लेकिन सोमदेव सिंह ने तुरंत उसके हाथों को पकड़ लिया और सीधे उसकी आंखों में देखा। आओ, मुझे बताओ, तुम आकाश में क्या देख सकती हो? उसकी आवाज चुंबकीय थी और एक सुर की तुलना में अधिक मधुर लग रही थी। आंखों का जोड़ा गहरा हो गया था, जैसे कि वो उसके दिल के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि वो सम्मोहित हो गई थी। शिरीन ने कहा, नीला आसमान, सफेद बादल और सुबह का सूरज। बादलों का आकार इतना अजीब है, जैसे मुफा जैसा, लेकिन वो मेरे मुफा से बेहतर दिखते हैं। और वहाँ उनकी एक जोड़ी है, पंजे बड़े हैं और सूरज चमक रहा है, गोल है और एक सुनहरी धार का एक घेरा है। ये सूरज की तरह नहीं दिखता है, लेकिन चंद्रमा नहीं, चंद्रमा इतना उज्जवल कैसे हो सकता है? ये मुफा के आकार का बादल इसके चक्कर लगा रहा है। उसके कंधे पर अचानक हाथ बहुत भारी हो जाता है, इतना भारी कि शिरीन एक दर्द महसूस करते हुए, संघर्ष करते हुए कहती है, अरे महल मालिक। जैसे ही उसने कहा, वो सपने से जाग गई थी और उसका अराजक दिमाग अचानक स्पष्ट हो गया था। उसने अपने कंधे पर रखे हाथ को देखा। सोमदेव सिंह, तुम? सोमदेव सिंह का चेहरा पीला सा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब बेहद चमकीली हो गई थी। उन्होंने कहा, आपने मुझे क्या कहा? शिरीन ने कहा, ओ सोमदेव सिंह, क्या हो रहा है? सोमदेव सिंह ने बहुत ही आकर्षक दिखने के लिए अपनी आंखें बुला ली और एक पल के लिए उसे देखा, इससे पहले कि उन्होंने कहा, आप मुझे पहचानती हैं? क्यों, है ना? आपको पता है ना? शिरीन चौंक गई। अपने होठों को उसने शुद्ध किया, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। हाँ, मैं आपको जानती हूँ। वो इस सभी के बाद एक उत्कृष्ट हत्यारी हुआ करती थी और तार्किक सोच में बहुत अच्छी थी। हालांकि सोमदेव सिंह और महल मालिक की एक अलग उपस्थिति और विशेषता थी। शिरीन अपेक्षाकृत लंबे समय से महल मालिक के साथ रहने के बाद भी छोटे अंतर की पहचान कर सकती थी। संदेह से लेकर पुष्टि तक पहुंचने तक वो पहले तक ही पहुंच गई थी। वो सिर्फ खुलासा नहीं करना चाहती थी। कब? मुझे अभी कुछ समय के लिए संदेह था, लेकिन अब मुझे इसकी पुष्टि हो गई है। तुमने मेरी पहचान को उजागर क्यों नहीं किया? सोमदेव सिंह की आंखें कठोर हो गई। जब सवाल पूछा गया तो शिरीन सवाल सुनकर हैरान रह गई। क्या इसीलिए वो उनकी गर्मजोशी के लिए तरस रही थी, या ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने महसूस किया कि वो बहुत अप्रत्याशित थे और ऐसा करने के पीछे उनके पास अपने कुछ निजी कारण थे? अगर वो उन्हें उजागर करती तो क्या वो अच्छा होने के बजाय नुकसान पहुंचाती उनको? या उसके दिल में गहराई में उसने महसूस किया कि वो खुद उनको पसंद करती है और उसके दिल में उसने महसूस किया कि वो कोई और ही बन जाती है, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थी।
दरअसल जब उसे अपनी असली पहचान का पता चला तो उसके दिल की धड़कन कुछ कम हो गई थी और उसे उसी क्षण गर्मी महसूस हुई। लेकिन उसके कड़े सवाल ने उसे ऐसे परेशान किया जैसे वो उसे डांट रहे हो। क्या ये भी उसका ही दोष था कि उसने उन्हें बेनकाब नहीं किया था? मुझे आपको क्यों बेनकाब करना चाहिए? शीरीन, हालांकि उसके दिल के भीतर एक खुरदुरी लहर थी, फिर भी वो स्थिर देख रही थी और हंसती भी थी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, आप हमेशा अप्रत्याशित तरीके से काम करते हैं, इसीलिए आपके पास इसे करने का अपना कारण होना चाहिए और मुझे नहीं लगता अपनी पहचान को प्रकट करने के लिए आपने अच्छा काम किया। सोमदेव सिंह ने हंसते हुए कहा, हाँ, आपके पास वास्तव में मुझे बेनकाब करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आप अभी भी आशा करती हैं कि मैं काले जंगल से बचने के लिए और आपकी रक्षा और सहायता मैं ही कर सकता हूँ। उनकी आवाज नरम थी लेकिन उनके शब्द चाकू की तरह तेज थे। शीरीन फिर से चौंक गई। क्या आप कैसी बकवास बातें कर रहे हैं? छोटू शीरीन, केवल आप आकाशी ऋषि व्यास साहू जी पर संदेह करने की हिम्मत कर सकती हैं। ऐसा लगता था कि मैंने वास्तव में अनजाने में आपको कई खास अधिकार दे दिए हैं जो आप अपनी स्वयं की पहचान को स्पष्ट रूप से पहचानने में असमर्थ हैं। सोमदेव सिंह ने एक जादू डाला और रंगीन रोशनी ने उसे घेर लिया और जैसे ही रंगीन रोशनी गायब हो गई, सोमदेव सिंह गायब हो गए। लेकिन उनके स्थान पर बैगनी रंग के बागे में महल मालिक दिखाई दिए। शीरीन ने एक कदम पीछे ले लिया और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन वो हंसी। मुझे हमेशा से अपनी पहचान का पता रहा है और मुझे पता है कि हम स्वर्ग और पृथ्वी की तरह अलग अलग हैं। अगर मैंने आपसे बुरा व्यवहार किया है तो मैं माफी मांगती। और वो सम्मान के साथ झुकी। महल मालिक बिल्कुल अवाक थे। शीरीन ने फिर से बात की। इसके अलावा मैंने भी पुष्टि की है कि आप आकाशी ऋषि व्यास साहू जी हैं और मुझे समय पर आपकी पहचान का खुलासा नहीं करने के लिए खेद है। यदि मुझे भविष्य में इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा तो मैं इसे जल्द से जल्द प्रकट कर दूंगी, जितना संभव हो। लेकिन मुझे स्पष्ट करना होगा कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको पहचान पाती, मैंने कभी सोमदेव सिंह को एक तरफ रखने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि वो एक बोझ थे। मैंने अभी महसूस किया है कि मैंने उनसे ये कहा, इस प्रकार मुझे उन्हें काले जंगल से सुरक्षित रूप से बाहर लाना चाहिए था। मैंने अभी ये नहीं सोचा था कि सोमदेव सिंह वास्तव में आप थे, जिन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं थी। मुझे मूर्खतापूर्ण होने के लिए खेद है। उसने नीचे की ओर देखा और विनम्रता से बोली। एक पल के लिए वो उसे घूरते रहे। महल मालिक की आंखें आहत लग रही थी। फिर उन्होंने उदासीनता से कहा, मेरे पास निश्चित रूप से ऐसा करने का अपना कारण है। शीरीन, क्या आप जानती हैं कि किसी को आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को प्रतिरूपित करने के लिए आपको क्या दंड मिल सकता है? वो इस मसले में उसे उलझाना चाहते थे, यहाँ तक कि अगर वो उसे आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को लागू करने की अनुमति देती थी तो वो वास्तव में वास्तविक थे। इसके अलावा क्या उन्होंने उसका भी सहयोग नहीं किया था? शीरीन ने उसकी ओर देखा पर कुछ कहा नहीं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें झील की तरह साफ थी और वो किसी के माध्यम से देखने में सक्षम थी। महल मालिक ने उसे देखा भी नहीं था, लेकिन बस चले गए। तारों वाली इस दुनिया के नियमों के अनुसार जो कोई भी स्वर्ग के उपहार शिष्य की पहचान का पता लगाता है और उनकी पहचान का उल्लेख भी करने की कोशिश करता है, उसका जुर्म बहुत अधिक होता है, बहुत बुरी सजा। शीरीन का दिल जिसे छुआ गया था धीरे धीरे गहरी झील में डूब रहा था। उसने अपने होठ शुद्ध किए तो वो सोमदेव सिंह बन गए और उसकी तरफ से रहकर उसकी रक्षा नहीं की बल्कि उसे परेशान किया। शीरीन का दिल बहुत तंग, दर्दनाक और तनावपूर्ण महसूस कर रहा था, क्योंकि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। महल मालिक ने आखिरकार अपनी आंखों को शीरीन की आंखों से मिला दिया, जो एक झील की तरह स्पष्ट थी। हालांकि आपने किसी को प्रतिरूपण करने की अनुमति दी थी, मैं वास्तव में खुद का ही प्रतिरूपण कर रहा था, इसीलिए ये प्रतिरूपण के रूप में नहीं गिना जाता है। इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद। उसने धन्यवाद किया। महल मालिक उसके रवैये को देखकर चौंक गए थे और हैरान थे। उन्होंने अचानक अपना ध्यान उस पर से हटा दिया और उदासीनता से कहा, मैं आपको बचाने के लिए नहीं बल्कि आपके मन और गुणों की जांच करने के लिए आया हूँ। हालांकि आपका शरीर खास था, सौभाग्य से आप मेहनती और चतुर हैं। कुछ समय बाद आप निश्चित रूप से महान बन जाएंगे। उनका लहजा पूरी तरह से औपचारिक था और ऐसा था जैसे एक बड़ा अपने छोटों को सलाह दे रहा हो किसी चीज के बारे में। शीरीन ने नीचे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंजूरी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको निराश नहीं करने वाली, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। उनकी बातचीत वास्तव में बहुत सामान्य थी, लेकिन महल मालिक को दिल में चुभन सी महसूस हो रही थी। उनकी आंखों में फिर से दर्द दिखाई दिया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। उन्होंने थोड़ा सा सिर हिलाया। ये अच्छा है आपके लिए?
शिरीन, आपको जो करना है वो करिए। एक मोड़ के साथ वो अचानक हवा में गायब हो गई। हवा शाखाओं के माध्यम से उड़ गई और वो जगह दोबारा शांत हो गई। शिरीन के पांव पर मसल बिल्कुल अकेला चिपका हुआ था और निश्चित रूप से डरा हुआ था। हवा मारक कभी भी शिरीन की कलाई को घूर रहा था, जहां मूफा अपनी 9 पूंछ के सहारे सो रहा था और आराम फरमा रहा था। क्योंकि मूफा ने अंडे से बाहर आने से पहले कई खाद्य पदार्थों का अवशोषित किया था, आसपास कई कंकाल बिखरे हुए थे, इसीलिए दृश्य काफी उजाड़ हो गया था। शिरीन इस बात से खुश होना चाहती थी क्योंकि वो मसल और इस तराट के जानवर को जीतने में कामयाब रही, लेकिन उसने महसूस किया कि वो बुरा महसूस कर रही थी और महल मालिक के साथ हुए तर्क वितर्क के कारण वो उदास हो गई थी। वो वास्तव में गुस्से से पागल हुए थे। वो आपको अभी जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन अगले ही मिनट वो शत्रुतापूर्ण हो गए। दृढ़ पत्थर कंगन खुद को रोक नहीं सका और शिकायत करना शुरू कर दिया। शिरीन एक सोच में उलझी हुई थी, इसीलिए उसने दृढ़ पत्थर कंगन की नहीं सुनी। अरे हाँ मालकिन, क्या आपने वास्तव में आकाश को ऊपर से साफ देखा था? मसल ने पूछा। बेशक, मैं आखिर अंधी तो हूं नहीं, लेकिन मालकिन मैंने तो ऊपर कुछ नहीं देखा था। मैंने देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने ये सब नहीं देखा जिसका आपने वर्णन किया है। शिरीन ने अवचेतन रूप से ऊपर देखा, लेकिन आकाश हमेशा की तरह काला हो गया था, यहाँ तक कि वहां प्रकाश की एक भी किरण को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता था। नीले आकाश और सफेद बादलों को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता था। उसने तुरंत अपनी कलाई पर पहने दृढ़ पत्थर कंगन से पूछा। उसने उत्तर देने से पहले एक पल के लिए कहा, मालकिन, क्या आपने अभी अभी गलती से गलत बातें कर दी थी? यहाँ आकाश में हमेशा अंधेरा रहता था और हम अंधेरे जंगल के ऊपर आकाश को नहीं देख पा रहे थे। शिरीन पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई थी। क्या वो अकेली थी जो इसे देख सकती थी? उसने फिर से देखा, लेकिन अब वो अजीब दृश्य को नहीं देख सकती थी। उसने अपने माथे पर हाथ फेर लिया और गंभीरता से इस सब पर संदेह किया कि क्या उसने वास्तव में अभी कल्पना की थी इस सब की, ये सोचकर कि क्या लंबे समय तक मसल्स के खिलाफ लड़ाई का प्रभाव था ये। उसने अनिश्चित रूप से मसल से सवाल किया, क्या आपके भ्रम से निकलने के बाद कोई परिणाम होते हैं? उदाहरण के लिए भ्रम जो कभी कभार होता है और वगैरह। मसल्स ने अफसोस के साथ कहा, मालकिन, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं इस बारे में नहीं जानता। जो लोग मेरे भ्रम से आज तक भ्रमित हुए हैं, उनमें से आपके अलावा मैंने सबको खा लिया था, इसीलिए इनके कोई परिणाम का मुझे नहीं पता होगा। शिरीन और ज्यादा परेशान हो गई थी। दृढ़ पत्थर कंगन ने तुरंत कहा, मालकिन, क्या हो सकता है कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने गुस्से में ये जगह छोड़ दी हो, क्योंकि आप उनसे बहुत अधिक उखड़े स्वभाव से बात करती हैं। शायद वो सोचते हैं कि आप घमंडी हो रही हैं, लेकिन वो इस तरह से हरकत कैसे कर सकते हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम धूप के मौसम को देख सके थे, हाँ या ना। इसके अलावा हम इस सब को प्यारा भी नहीं कह सकते। शिरीन चुप थी, लेकिन दृढ़ पत्थर कंगन ने बोलना जारी रखा। यह आदमी वास्तव में बहुत मतलबी है। तो क्या हुआ अगर आप पहचानती थी कि वो कौन है? वो कैसे गुस्सा हो सकता है सिर्फ इसीलिए कि आपने उनकी असलियत को उजागर नहीं किया और ये पता नहीं लगाया यदि वो पाखंडी है या नहीं। यह आदमी वास्तव में पागल है। वो आपको परेशान करता रहता है। फिर अब तो इसने इस सबको दुश्मनी में भी बदल लिया है और अगले ही पल भाग भी गया। शिरीन ने इसे अपनी उंगली से थपथपाया और कहा, ठीक है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, तो आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे ही आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ये सब कुछ जान लिया ना, तो आपको टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। मालकिन, मैं शिकायत करता हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है वो अचानक शत्रुतापूर्ण व्यवहार क्यों करेंगे। शायद जैसा उन्होंने कहा था, वो सिर्फ मेरे दिमाग और गुणों की जांच करने के लिए आए थे। ये व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चीजें करता है और अप्रत्याशित भी है, इसीलिए बेहतर है कि हम केवल अनुमान ना लगाएं। ठीक है, हमें पहाड़ से उतरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए अब। सोमदेव सिंह की पहचान वास्तविक नहीं थी और इस तरह उनके साथ की गर्माहट भी अवास्तविक थी। सब कुछ वास्तव में झूठ था। वो सिर्फ एक अधिनियम था। इस प्रकार उसने इसे अभिनेता के रूप में लिया जो सिर्फ भावुक फिल्मों में काम करता था। जैसे फिल्म में दिल को छू जाने वाले दृश्य सभी अवास्तविक होते हैं और उसे ना तो तरस आना चाहिए और ना ही उसे याद आनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से वो बुरा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो अपनी भूमिका में बहुत गहरी उतर गई थी और अभी तक बाहर नहीं निकली थी। लेकिन वो निश्चित रूप से इससे बाहर निकल जाएगी और सब कुछ एकदम पहले जैसा क्षणिक हो जाएगा। शिरीन ऊपर उठी और मसल को मुट्ठी के आकार में बदल दिया ताकि वो उसके भंडारण झोले में रखा जा सके। फिर उसने हवा मारक पर थपथपाया, क्या तुम मेरा पीछा करना चाहोगे? हवा मारक वास्तव में जानता था कि उसने क्या कहा था, क्योंकि उसने तुरंत सर हिलाया था और अपनी पीठ दिखाई थी, जिसका मतलब ये भी था कि शिरीन उस पर सवारी कर सकती थी। मालकिनी आपकी सवारी बनना चाहता था। ये बहुत अच्छा है। दृढ़ पत्थर कंगन भी खुश हो गया और खुशी से बोला, इस पर सवार होकर काले जंगल से बाहर जाना आपके लिए आसान होने वाला है। जैसे कि आपके यहाँ दाखिल होने के बाद से ये आपकी चौथी सुबह है। आपके पास बाहर जाने के लिए पूरे 4 दिन है और ये पर्याप्त से अधिक है। दृढ़ पत्थर कंगन सही था। वो सभी तरह से आसानी से जंगल से गुजरने में सक्षम थी।
हालांकि ऐसा इसीलिए नहीं था क्योंकि वो हवा मारक पर सवार थी जो तेजी से चल सकता था। लेकिन पौराणिक जानवर मुफा जो उसकी कलाई पर था, हालांकि ये छोटा था लेकिन ये कई अन्य जानवरों के लिए डरावना था। जब भी शिरीन कुछ क्रूर जानवरों को उसके रास्ते को अवरुद्ध करते हुए मुलाकात करती है तो मुफा उसकी बाह पर से खुशी से बाहर कूद जाया करता, और इससे पहले कि शिरीन को कोई जानवर खा जाए तो क्रूर मुफा द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाता था। क्योंकि जानवर भी आपस में जुड़े हुए थे, कुछ जानवर जो मुफा के क्रूर हमले को देख रहे थे उन्होंने तुरंत अपने परिवार और दोस्तों में खबर फैला दी ताकि वो शिरीन के रास्ते को अवरुद्ध ना करें और मारे ना जाएं। इसीलिए जब भी शिरीन उनके सामने आती तो सभी जानवर भाग जाते, यहाँ तक कि अपने जीवन को बचाने के लिए वो खरगोश से भी तेज भागते थे। एक दिन के भीतर शिरीन ने 5वीं चोटी से चौथी चोटी पार करने में कामयाबी हासिल कर ली थी और चौथे और तीसरे शिखर के बीच की सीमा तक पहुंच गई थी। अस्थि भंगधारा चुपचाप बह रही थी और किनारे पर पड़े कंकड़ अब भी गोल और चिकने ही थे। हालांकि किनारे पर मछली पकड़ने वाला युवा और उसकी परछाई को अब वहां नहीं देखा जा सकता था और शिरीन को विश्वास था कि वो कभी भी उस युवा को दोबारा नहीं देख पाएगी। वो एक पल के लिए किनारे पर रुकी और धारा को घूरने लगी। एक दिन की यात्रा के बाद वो काफी भूखी हो रही थी, इस प्रकार उसने अवचेतन रूप से अपना हाथ भंडारण झोले में डाल दिया। वो एक फल खाने के लिए बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसने फल निकाला तो फल पर मसल देखा गया और फल का आधा हिस्सा मसल द्वारा खा लिया गया था। क्योंकि मसल ने आधे फल खा लिए थे, उसने महसूस किया कि जब शिरीन को पता चला उसने ऐसा किया है तो वो बोल पड़ा, मालकिन मुझे भूख लगी थी और मुझे बस खाना चाहिए था, मैंने अभी बस 3 फल खाए हैं। शिरीन चुप थी और एक पल के लिए उसने उसे गुस्से में देखा और उसने फल के साथ साथ मसल को भी झोले में डाल दिया था। मसल एक लालची जानवर था और इसी कारणवश इसे स्वादिष्ट फलों के साथ डालना भेड़ के झुंड में एक भेड़िए को डाल देने जैसा था। मसल को ये भी लगा कि उसने शिरीन के साथ अन्याय किया था। उसने जल्दी से शिरीन के बचे हुए फलों को धकेल दिया। मालकिन मैंने आपके लिए फलों का आधा हिस्सा छोड़ दिया है। मसल को लार टपकाना पसंद था और इस प्रकार ये फलों पर लार टपकाता रहा था। जब शिरीन ने इन सब को देखा तो शिरीन को बिल्कुल भूख नहीं लगी। इसे अपने ही पास रखो। मालकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मसल इतना खुश था कि इसने सिर्फ 1 सेकंड में बचे हुए फलों को चूस लिया था। मरे मुफा जो शिरीन की कलाई पर बैठा था, उसकी पूंछ तेजी से शिरीन के भंडारण झोले में फिसल गई और फिर उसने अपनी 9 पूंछ के साथ एक लाल रंग का बड़ा फल निकाला। इसमें मसल की तुलना में उच्च सिद्धांत थे क्योंकि उसने उस लाल फल को शिरीन के सामने रख दिया और इसे खाने के लिए अनुमति मांगने के साथ मटरगश्ती करने लगा। हालांकि ये पूछ रहा था, लेकिन इसकी 9 पूंछों ने फलों को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि कोई भी इससे फलों को दूर नहीं ले जा सकता था। शिरीन को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने सोचा था कि जिन 2 जानवरों पर उसने विजय प्राप्त की थी वो बिल्कुल भी अनुशासित नहीं थे और उसे कुछ नियमों को लागू करना चाहिए। इसीलिए उसने मुफा की 9 पूंछों से फल को निकाला और उसे शिक्षित किया। भले ही आपके मालिक का है, आपको बस इसे ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए। आपको अपने मालिक से अनुमति लेनी होगी इससे पहले कि आप ये खा सकें। मुफा और मसल दोनों को पता था कि वो उनसे क्या कहना चाह रही है, इसीलिए वो केवल लंबे वाक्यों के साथ अनुशासित कर सकती थी। क्योंकि मसल पहले से ही कुछ समय के लिए शिरीन के साथ रहा था और बेशर्म भी था, इसके लिए ये सब ठीक था। लेकिन मुफा भी एक बच्चा था और इस तरह उसकी आंखें तुरंत पानी से तर हो गई क्योंकि उसका स्वरूप प्यारा था। शिरीन मदद नहीं कर सकी और इसके लिए खेद महसूस कर रही थी। हालांकि उसने अपनी आभा बनाए रखी क्योंकि वो जानती थी कि उसे कुछ नियम निर्धारित करने चाहिए। यहाँ तक कि एक बच्चे को भी अनुशासित किया जाना चाहिए, खासकर जब वो अच्छे और शासित होने के बजाय शरारती हो रहे हों। क्योंकि मुफा के आंसू और मसल का प्यारापन दोनों काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए आखिरकार दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। मसल मानव भाषा बोल सकता था, इसीलिए यह आसानी से शिरीन को अपना पश्चाताप व्यक्त कर सकता था। मुफा की माफी से ये दंग रह गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आया था, इसीलिए ये चिंतित और शिरीन की मुस्कान घुरघुराने में बदल गई थी। मसल बल्कि से डर गया था और इस तरह उसने अनिच्छा से मुफा को उसके पछतावे का अनुवाद करने में मदद की। शिरीन ने अपना सर हिलाया और उन्हें माफ कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके व्यवहार में ईमानदारी नहीं थी। आखिरकार उसने उन्हें जीत लिया और इस तरह ये उसके लिए ठीक था कि वो अब सबसे पहले नियमों को उन्हें समझाएगी। शिरीन उन्हें धीरे धीरे सब सिखाने वाली थी। मुफा अभी भी लाल फल को घूर रहा था, लेकिन शिरीन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और फल को हवा मारक को दे दिया जिस पर उसने एक दिन के लिए सवारी की थी। हवा मारक निश्चित रूप से फल खाना चाहती थी क्योंकि ये सभी फल आकाशी ऋषि व्यास साहू जी द्वारा दिए गए थे और ये दुर्लभ और शानदार थे। इसके अलावा वो 5वीं चोटी और उससे ऊपर का जानवर था, इसीलिए उसके पास आध्यात्मिक समझ थी और इस तरह फलों की गुणवत्ता को वो अच्छे से जानता था।
हवा मारक इस फल के फायदे के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन यप्पी छोड़कर मुफा की देखभाल ज्यादा करना चाहता था। इसीलिए छोटे मुफा ने ना तो हवा मारक को पहचाना और ना ही वो दोनों एक ही प्रजाति से आते थे। हवा मारक ने मुफा को 3 साल तक अच्छे से अपने बच्चे की तरह संभाला था, जैसे कि ये उसको बहुत प्रिय था। वो उसे एक तरह से अपने बच्चे के रूप में समझती थी। इसीलिए जैसे कि हवा मारक ने मुफा की पानी से भरी हुई आंखों को देखा था, उसने फल को अपने मुंह में ले लिया और मुफा की ओर धकेल दिया। शिरीन ने कुछ नहीं कहा और माँ और बच्चे को एक दूसरे से जोड़ने दिया। हवा मारक शायद डर गई थी कि अगर शिरीन उसे किसी प्रकार का दोष दे देगी, क्योंकि ये मुफा को फल देने के लिए आगे आई थी और उसे खुश कर दिया था। शिरीन ने उसका सर अपने हाथों से थपथपाया और उसे कुछ भी कहा नहीं। शिरीन अभी भी भूखी थी और मसल की लार से ढके उन फलों को खाना नहीं चाहती थी। उसने कुछ विचारों के बाद शिकार करने का फैसला किया। मुफा और उसके साथ मसल होने के कारण सिर्फ और सिर्फ लापरवाह जानवर ही अपने भाग्य का सामना करने वहां आएंगे, जबकि बाकी दूर से ही वहां से बचकर भाग जाएंगे। इसीलिए उसके पास खाने के लिए कुछ मांस को पकाने का भी अच्छा खासा समय मिल गया था। उसने जंगल में एक हिरण का शिकार कर लिया था। बेशक काले जंगल में मुश्किल से कोई जड़ी बूटियां खाने वाला जानवर था, और ये हिरण भी एक बेहद क्रूर जानवर था, जिसके मुंह में नुकीले सतरंगी दांत थे। ये शुरू में शिरीन को खाना चाहता था, लेकिन वो अनजान नहीं थी और कुछ देर तक इसके साथ लड़ती रही। जब वो एक भयंकर लड़ाई में उलझ रही थी, मुफा ने उन्हें सुना और उसकी ओर दौड़ पड़ा। शिरीन केवल ये कहने में कामयाब रही, इसका मांस चूस मत लेना, जबकि मुफा पहले ही क्रूर हिरण की पीठ पर कूद गया था। वो उसकी गर्दन से खून चूसना चाहता था, लेकिन जब उसने शिरीन के निर्देशों को सुना, तब उसने इन निर्देशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने पंजे से हिरण के सर पर थप्पड़ मारा और क्रूर हिरण की मौत तुरंत हो गई, जैसे बिजली गिरने से किसी की मौत हुई हो। उसके छोटे पंजे के नीचे स्तर 4 के जानवर का जीवन ककड़ी के समान नाजुक तरीके से बिखर गया। शिरीन हिरण को वापस खींचते समय स्तर 8 वाले इस नवजात जानवर की क्षमता से काफी प्रभावित हो चुकी थी। अब वहां आग जलाई जा चुकी थी। अलाव द्वारा बैठे हुए मसल, मुफा और हवा मारक के साथ हिरण के मांस को शिरीन द्वारा ग्रिल होता हुआ देखा जा रहा था। शिरीन ग्रिलिंग में निपुण थी, इसी कारणवश मसल के मुंह से लार अब टपकना शुरू हो गई थी जब हिरण केवल आधा पका हुआ था। मुफा भी खड़ा हो गया और इसे खाने के लिए उत्सुक था। हिरण के मांस को धीरे धीरे पकाया गया और शिरीन के पास केवल आधा पैर ही था जो उसे खाना था, जबकि मुफा के पास हिरण की रीढ़ का सबसे कठोर और सबसे अधिक चबाया जाने वाला मांस था। इसी बीच बाकी का हिस्सा मसल और हवा मारक द्वारा खाया गया था। क्योंकि हवा मारक अभी भी घायल थी, इसीलिए ज्यादा नहीं खा पी रही थी। केवल मसल, जिसका नाम उसके खाने की आदतों के कारण हाथी होना चाहिए था, 2/3 हिरण समाप्त कर गया था। वैसे शुरुआत में शिरीन के साथ खाना बनाने के लिए मसल की इच्छा नहीं थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से तैयार था। इसकी मालकिन ग्रिल्ड मांस बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। किसी भी अन्य मांस की तुलना में वो बहुत अधिक स्वादिष्ट था। उसने आज तक कभी भी ऐसा स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। नतीजन मुफा और मसल्स दोनों ने अब कच्चे मांस का आनंद लेना बंद कर दिया, बल्कि इसके बजाय वो शिकार करना ज्यादा बेहतर समझने लगे थे, ताकि शिरीन उनके लिए उस मांस को ग्रिल कर सके। बेशक बाद में यही हुआ करता था। शिरीन ने मोटे तौर पर उस समय की गणना की और महसूस किया कि यहाँ पहले ही रात हो चुकी थी। काले जंगल में प्रवेश करने के बाद से वो बिल्कुल भी सोई नहीं थी, और या तो वो केवल यात्रा कर रही थी या लड़े जा रही थी। अगर फलों का विशेष प्रभाव नहीं होता, जो न केवल उसकी भूख को संतुष्ट कर सकते थे बल्कि उसकी थकान को भी दूर कर सकते थे, तो वो अब तक बेहोश हो गई होती। अब वो आराम करने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसका बिस्तर और तंबू महल मालिक ने जब्त कर लिया था। इसी कारणवश अब वो केवल किसी पत्थर पर ही आराम कर सकती थी। जब वो इस चीज की चिंता कर रही थी कि क्या उसे इस नंगे पत्थर पर आराम करना पड़ेगा, तो हवा मारक ने अचानक अपने खुर के साथ जमीन को थपथपाया और कहीं से एक पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर बहुत सपाट था और उसके ऊपर नरम घास भी उग रही थी, जो उस पर सोने वाले के लिए गद्दे की तरह महसूस होती थी। शिरीन को उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी क्षमता होगी, और ये देखकर वो इतनी खुश थी कि उसने उसकी तारीफ की। फिर वो नरम घास पर लेट गई और मसल को रात भर उसकी रखवाली करने का आदेश दिया। वो वास्तव में सोना नहीं चाहती थी, बल्कि झपकी लेना चाहती थी, लेकिन वो बहुत थक गई थी, इसीलिए वो काफी जल्दी सो गई थी। वहीं मसल बहुत भरोसेमंद नहीं था, क्योंकि इसे खाने के बाद सोने में काफी ज्यादा मजा आता था। इसीलिए उसने रात को केवल 1 घंटे के लिए रखवाली की और फिर हवा मारक को उसका कर्तव्य पूरा करने का आदेश दिया। उसके बाद उसने अपना